सो हेलो फ्रेंड्स, हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, ये हम पी वाई क्यू एनालिसिस कर रहे हैं। ये सी एस ई 2023 का पेपर है। हम कर रहे हैं ट्रिक्स एनालिसिस। गाइस, कैसे ट्रिक्स से पेपर किया जाए, कहाँ पे कंसेप्ट की ज़रूरत है वो मैं बता दूंगा। यहाँ कंसेप्ट की ज़रूरत है, यू शुड नो दिस। और कहाँ पे क्वेश्चन ट्रिक्स से हो सकते हैं, वो ट्रिक्स से करेंगे हम। और देखिए गाइस, क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर और लार्ज फील्ड। मतलब कुछ फार्मर्स छोटे और फील्ड बड़ा है। अब कैसे हो फार्मर्स छोटे मिला के बड़ा फील्ड कैसे बनेगा? सब मिल के कुछ कर रहे होंगे। अब देखो, रीसेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज, रीसेटलमेंट ड्यू टू वार। देखो ये नहीं है, कुछ लग नहीं रहा है। मैनी मार्जिनल फार्मर इन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन ग्रुप्स, सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज। देखो लग रहा है छोटे छोटे फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन ग्रुप्स और हार्मोनाइज, सिंक्रोनाइज, कुछ मतलब बड़े लेवल की बात हो रही है। छोटे फार्मर और ग्रुप्स, मतलब ये हो सकता है, इसको अभी डाउट में रखते हैं। मैनी मार्जिनल फार्मर, देखो यहाँ भी कह रहा है इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विथ कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड। मतलब यार ये बहुत टाइप, मतलब आप क्या अपनी लैंड को सरेंडर करोगे क्या किसी को, कॉर्पोरेट बॉडी को? वो भी नहीं, ये गलत है। उसके बाद अ कंपनी एक्सटेंड लोन्स, टेक्निकल नॉलेज, मटेरियल पोर्टी नंबर ऑफ स्मॉल फार्म एरिया सो दैट दे प्रोड्यूस एग्रीकल्चर कमोडिटी रिक्वायर्ड बाय कंपनी। देखो फिर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लोन देंगे कंपनी छोटे फार्मर को। ये भी बहुत, देखो सबसे सुटेबल स्टेटमेंट यही लग रहा है कि मैनी मार्जिनल फार्मर है, वो ग्रुप मिलके एक बड़ा फार्मर, बड़ा फील्ड बन गया। इसमें फील्ड कहाँ लग रहा है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना के कहाँ लग रहा है कि बड़ा फील्ड हो गया। और फिर नेगेटिव बातें भी कर रहा है, सरेंडर इसमें भी कर रहा है कि लोन ले रहे हैं फार्मर बिना बात के, और उसके बाद वो कंपनी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब ये कहाँ लिखा है कि सब मिल के कर रहे हैं? यहाँ लिखा है ना मिल के, ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। गेटिंग में? तो ये क्वेश्चन आप बोलोगे कहीं नहीं पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है, कहाँ से आ गया? तो गाइस ये कहीं से आया नहीं है, ये क्वेश्चन आपको समझना है, बस एग्ज़ाम में ही अटैम्प्ट करना है उसी हिसाब से। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी ऑन नाइगर सीड्स। अब देखो गाइज, एमएसपी ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज, आपको हर एवरी ईयर, मतलब हर 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा 4 साल, एवरी ईयर, और 1 ईयर का गैप मान लीजिए, मतलब 1-2 साल के गैप में ना ये आता ही आता है। गेटिंग माई पॉइंट गाइज? तो एमएसपी तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको आप छोड़िए मत। एमएसपी में आपको क्या क्या करना है, देखो खरीफ क्रॉप कौन कौन सी है सारी याद कर लो, रबी क्रॉप कौन सी है, तीसरी कमर्शियल, 14 खरीफ होती है, 7 ये होती है, 14, 7, 21, या 6 होती है, और ये 3 होती है। ये याद कर लीजिए आप कौन कौन सी होती हैं, तो उससे आपका है ना। और एक एफआरपी होता है, फेयर एंड ह्यूमनिटी प्राइस, वो शुगर केन का होता है, वो याद ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये, इसमें देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी, अच्छा करती होगी प्रोवाइड, नहीं पता मुझे। नाइगर सीड इज़ कल्टिवेटेड इन खरीफ, रबी भी हो सकता है। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज़, देखो ये स्टेटमेंट सही है, सम ट्राइबल पीपल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक पता लग रहा है मुझे, और मुझे नहीं पता बाकी। अब देखो ये टफ क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता, अगर आपको एमएसपी आपने नहीं पढ़ा, देखो एमएसपी तो आपको पढ़ना ही चाहिए। नाइगर वाइगर सीड ये तो एमएसपी में होता ही है, पता होना चाहिए। ये खरीफ भी होता है, तीनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो इसमें तो इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। लेकिन हाँ, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रही है, ओनली 2 मार सकते हो आप, 1 और 3 तो आप सोच सकते हो सही होगा, लेकिन ये नाइगर सीड खरीफ है तो आपको पता ही होना चाहिए। रबी याद कर लीजिए, बाकी बची हुई खरीफ हो जाएगी। रबी रबी क्रॉप कौन कौन सी हो सकती है? वीट, बारले, और होती है, मैंने ट्रिक बना रखी थी एक, एमएमएस करके बना रखी थी। कौन कौन सी, मस्टर्ड, और मस्टर्ड, सोयाबीन, और कौन सी होती है, मूंग, मूंग मस्टर्ड सोयाबीन, ये ट्रिक बनाई थी मैंने। और वीट होती है, बारले होती है, कोई एक और, मतलब ऐसी होती है। ये आप याद कर सकते हैं, 6 करना बहुत आसान है। तो गाइज, हो सकता है इनमें कोई गलत हो तो चेक कर लेना आप एक बार, कहीं भी मिल जाएगा, आप नेट पे सर्च कर लेना। ठीक है गाइज, वो टफ क्वेश्चन था, नहीं हो सकता था। देखो ये क्वेश्चन ईजी है।
हाउ मेनी ऑफ हैव कंसीडर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल कौन कौन से होंगे, मतलब इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, अब जिसको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है, मुझे पता है इंटेंजिबल मतलब जिसको फील टच नहीं किया जाता, टच, नॉट एबल टू टच, मतलब कोई चीज़ जिसको टच नहीं किया जाता, जो खाली मतलब इनटेंजिबल टाइप है। टेंजिबल मतलब होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे मशीन, मशीन इज़ टेंजिबल। ठीक है गाइस, और देखो इसमें क्या है, अमूर्त निवेश। अमूर्त मतलब मूर्त होता है जिसको बना सकते हैं, अमूर्त मतलब बिना मूर्ति वाला कुछ ऐसा होगा। अब देखो ब्रांड, ब्रांड है, आईपीआर, ठीक है, मेल, देखो ये सारे एक जैसे लग रहे हैं, ब्रांड, आईपीआर, मेल। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किसी की, मशीन की है, कार की है, किसी चीज़ की, तो ये लग रहा है कुछ है, या तो ओनली वन होगा या तीन होगा, अगर जिसको इंटेंजिबल मतलब नहीं पता। लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, इंटेंजिबल पता है, टच नहीं किया जा सकता, ओनली थ्री, ये गलत है, टू पार्ट। ठीक है गाइस। फॉर हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन 15th फाइनेंस कमीशन, इसने कौन कौन से एरिया को, क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया, इनकम डिस्टेंस, देखो दो तो इसने बता दिए, पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस पे सबसे ज़्यादा वेटेज देता है 45% के अराउंड। कह रहे इन दोनों के अलावा और कौन सी फैक्टर्स को कंसिडर किया था। अब देखो टोटल जिसको पता हो, 15 फाइनेंस कमीशन ने तो शायद 5 या 6 किए थे, 5 किए थे, आपको पता है, 2 दे दिए, तो 3 ही होंगे ना बचे हुए, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, बचा ओनली 3 या ओनली 2, या एक कम ना दिया हो। अब इसमें ओनली 5, ओनली 3 मार के चले जाइए, समझे, आपको नहीं जानना कौन सा है, आपको पता 3 रह गए, 3 मार के चले गए, टोटल 5 थे, 2 दे दिए ये वाले, 2। अब देखो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, फॉरेस्ट इकोलॉजी है, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट। देखो इसमें भी स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट के बेसिस, अगर किसी स्टेट में स्टेबल गवर्नमेंट होगी तभी गवर्नमेंट उनको पैसा देगी, नहीं कई स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लग गया तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। रिफॉर्म्स, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ये भी ज़रूरी नहीं है, नॉट ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन टैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पॉपुलेशन की वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब कह रहा है कंसिडर दी फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, 4 सेक्टर दिए हैं। हाउ मेनी ऑफ डज यूनॉप्स सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर S3I इनिशिएटिव फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट्स। वो कह रहा है इनमें से जो है S3I जो है सस्टेनेबल, समथिंग सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स है, किस सेक्टर में लगाएगा। तो देखो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सस्टेनेबल मतलब कोई सस्टेनेबल, देखो हाउसिंग सस्टेनेबल, रिन्यूएबल सस्टेनेबल, हेल्थ केयर सस्टेनेबल, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, ये सस्टेनेबल नहीं लग रहा है, ये तीनों सस्टेनेबल लग रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा सा, तो इसमें इसलिए ओनली 3 हो जाएगा, आप एक को एलिमिनेट कर सकते हो, तो ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा इस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, पढ़िए इसको एक बार, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने डाउट किया है, क्वेश्चन पढ़िए गाइस, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। सो गाइस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। अब देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, तो इसमें क्या होगा गाइस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये पॉलिटी का बेसिक सवाल है। ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या है, लॉ फॉलो हो रहा है, और वो मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है गाइस, तो उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सो गाइस, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं खाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम बहुत नियर आ रहा है, तो जो भी ट्रिक्स है इंपॉर्टेंट, जहाँ कैच है वो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, कहाँ कैच है और कहाँ गलत, कैसे कैच पकड़ना होता है एग्ज़ाम में। देखो जो एक्सपर्ट हैं, 3-4 बार पेपर दे चुके हैं, उन्हें पता है ये, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता होता, जिनका एक अटैम्प्ट ख़राब हो जाता है जस्ट बिकॉज कि वो तुक्के नहीं मार पाते, मैं जानता हूँ कई लोगों को, तो ये उनके लिए वीडियो है, और जिनको एक्सपर्ट है उनको भी कुछ नया सीखने को तो मिलेगा ही डेफिनेटली। देखो इन इंडिया प्रिजन्स, देखो जिसने 7th शेड्यूल पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत भी तो पता लग जाता है कि प्रिजन्स स्टेट गवर्नमेंट का ही सब्जेक्ट है। कोई प्रिजन अभी
न्यूज़ में भी आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मॉडल प्रिजन लॉ निकाला है, समझ रहे हो गाइस, मॉडर्न प्रिजन लॉ निकाला है। तो इसलिए प्रिजन के बारे में आपको पता लग जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का है। इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट। मुझे पता है समय के मतलब काफ़ी टाइम से पढ़ते पढ़ते हो गया है कि हाँ प्रिजन स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट होता है। जैसे पुलिस स्टेट गवर्नमेंट में आ जाता है, ये सबको पता है। इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट सब्जेक्ट है, सबको पता है। फॉरेस्ट कंकरेंट में आ जाता है क्योंकि सेंटर के लॉ भी होते हैं, स्टेट के अंडर भी होता है। सो लैंड स्टेट में आ जाता है। तो ये सब्जेक्ट धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, पॉलिटी पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया हो जाएगा। प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन। ठीक है, कोई ज़्यादा मतलब अजीब सा स्टेटमेंट नहीं लगा है, कुछ सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न बाय प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894। ठीक है, विच एक्सप्रेसिवली केप्ट द प्रिजन इन कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल। देखो प्रोविंशियल मतलब क्या था, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। स्टेट मतलब भी बता भी रहा है कुछ, इसी को एक्सप्लेन सा भी कर रहा है कि प्रिजन्स आर गवर्नड बाय। एक प्रिजन एक्ट था जिसमें प्रिजन्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में रखा गया था, और ये भी बता रहा है क्यों। तो ये देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा है कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ ऐसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट है क्योंकि वहाँ पे ऐसा तब ऐसा किया गया था, वही चलता आ रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर कुछ और भी हो सकता है यूपीएससी के हिसाब से, बट ए हो जाएगा। ईजी लग रहा है, हाँ ए है। समझ रहे हो गाइस, एग्ज़ाम में आता तो मैं ए मारता। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट मतलब पर्पस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को कुछ पावर को लिमिट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस यही है। और देखो गाइज ये क्वेश्चन है ना, ये 4 to 5 टाइम्स आ चुका है। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नंबर, मतलब 3 टाइम्स तो मान के चलिए, पिछले 10 ईयर में 3 टाइम आ चुका है कि लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। ये वर्ड है, आप याद कर लीजिए, हो सकता है आगे भी आ जाए। लिमिटेड गवर्नमेंट, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। बाकी ये सब इट मेक्स ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग नेसेसरी लॉ। नहीं, ज़रूरी नहीं है। इट इनेबल्स पॉलिटिकल क्रिएशन बिन लॉ से भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी, सोशल सिक्योरिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है सोशल सिक्योरिटी, ये गलत हो जाएगा। तो ये लिमिटेड गवर्नमेंट पावर को लिमिट करता है। समझ रहे गाइस, वो रिपीटेड क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो वाइडली बिलीव टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, वाइडली बिलीव टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम। देखो अब इसमें ना 86 तो बहुत बेकार है, 44 देखो इन दोनों में डाउट होगा कि 42 में हुआ था, ये 42 में ही फंडामेंटल है, लेकिन मैं इसका आंसर ए मारूंगा। समझ रहे हो इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही तो इसलिए हुआ था कि जो डीपीएसपी है, वो डीपीएसपी जो है वो ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट है वो डीपीएसपी को, फंडामेंटल राइट को फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी, इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकती है, चेंज। लेकिन फिर उसके ऊपर केस हुए, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस। तो फाइनली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, बाकी कुछ भी बदल सकती है। गेटिंग माई पॉइंट गाइज। तो यूपीएससी ने इसका आंसर शायद इसको क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन इसका आंसर ए होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉडीज़। देखो बॉडीज़ के बारे में पूछा है। अब टोटल मिला के यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी 5 to 6 इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और 5 to 6 ही आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मिलेगी। तो आप इन दोनों को याद कर लीजिए ना यार सीधे। ये क्वेश्चन देखो पूछ लेता है यूपीएससी। अब नेशनल लॉ कमीशन, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थोड़ी होगी यार। समझ रहे हो गाइज। अब इसमें पूछा है कितने, ऑल 4, एक तो होगा ही होगा। 35 एक तो होगा ही होगा। समझ रहे हो गाइज। 35 का आंसर क्या होगा फिर, 35 क्वेश्चन कर रहे हैं, 35 का आंसर क्या होगा गाइज, कोई एक तो होगा। देखो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये है, ये आर्टिकल 338 में है शायद, 338B। और नेशनल ह्यूमन राइट्स नहीं, ये एक्ट से बनी हुई है। नेशनल कंज्यूमर, ये भी एक्ट से बनी है। तो ये आप 4-5 बॉडीज़ हैं। नेशनल वुमेन राइट कमीशन,
वुमेन के लिए वो भी वही है, ह्यूमन राइट वुमेन, ये सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ठीक है, समझ रहे हो, स्टैचुरी लॉ से बनी है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, एनसी/एसटी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। यूपीएससी, ये तो सबको ही पता है, यूपीएससी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। फाइनेंस कमीशन, ये कुछ 7-8 बॉडी है, इसको याद कर लीजिए, ईजी है, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 35 का। देखो पॉलिटी कंसेप्ट से भी होती है, पॉलिटी को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक आध क्वेश्चन में, इफ़ यू नो पॉलिटी थॉरोली देन ओनली यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। इसमें एक आध क्वेश्चन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लिखा है तो वो गलत हो जाता है, कुछ ट्रिक्स हैं इसमें भी, बट डेफिनेटली कंसेप्ट है। इधर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज ऑफ ऑफिस बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन। देखो अब लॉजिक से भी सोचा सकता है कि मान लो आपको प्रेसिडेंट बना दिया, आपने ये कर दिया वो कर दिया, अब 2 दिन बाद 4 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आपका इलेक्शन गलत था, तो अब आप हट जाइए। भैया आपने एज ए प्रेसिडेंट जो काम कर दिया तो कर दिया, इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड कि आपका इलेक्शन गलत। भाई इसमें आपकी गलती नहीं है ना, आपने तो एज ए प्रेसिडेंट डिसीजन लिया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि ऑल द एक्ट्स, कुछ भी किया हो आपने एज ए ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वो सब इनवैलिड हो जाएगा। नहीं नहीं, गलत है। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड। अब देखो इलेक्शन आ रहा है प्रेसिडेंट का, मान लो हरियाणा में गवर्नमेंट नहीं है, अब ऐसा थोड़ी हरियाणा में सर इलेक्शन का वेट करेंगे हम, नई गवर्नमेंट बनेगी, हो सकता है तब भी ना हो पाए, फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाए, हंग असेंबली हो जाए, फिर हम वेट करेंगे दोबारा नया, ऐसे कर करके तो यार इलेक्शन का प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है वो 1-2 साल तक शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखो इनफिजिबल सी बात है, ये भी गलत हो जाएगा। अब देख रहा है व्हेन अ बिल इज़ प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब, देखो देखो ये यही मैं बोल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब, ये जनरली जहाँ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब, ये सब ये स्टेटमेंट जनरली गलती होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया, ऐसे वर्क करनी है कंट्री, ज़्यादा वो सब बाकी जो टाइम लिमिट और ये सब कुछ, ये सब लॉ बाय लॉ डिफाइन किया जाएगा, और बाकी टाइम लिमिट तो कहीं डिफाइन ही नहीं है। प्रेसिडेंट बहुत समय तक अपने पास बिल रख सकता है, कोई टाइम लिमिट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसमें तीनों गलत हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर हो जाएगा गाइस डी, नन ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अगला करते हैं, विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल मनी बिल। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ठीक है गाइस, लेकिन मनी बिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ के जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 108 से 109 से पढ़ लीजिए। 109 में बताया मनी बिल के रिलेटेड कि जो आप पढ़ते हैं ना कि मनी बिल लोकसभा में ही हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता, ये सब, ये आर्टिकल 109 में लिखा है प्रोसीजर, फिर 110 और 117, ये 3 आर्टिकल तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाइए ऑफिशियल और वो पढ़ लीजिए। कह रहा व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू राज्य, इट कैन, व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू राज्यसभा इट कैन अमेंड। देखो अब मनी बिल को वो अमेंड नहीं कर सकता, ना रिजेक्ट कर सकता है लोकसभा राज्यसभा। अब फाइनेंस, देखो एक फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस बिल में भी फाइनेंशियल बिल 1 होता है, एक फाइनेंशियल बिल 2 होता है, इसको कर सकता है, इसको भी लोकसभा रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब इसको क्या बोल रहा है, देखो थोड़ा वेग दे दिया है, फिर भी देखते हैं अगला स्टेटमेंट, व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू राज्यसभा। अब देखो इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक, देखो यही स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट CSE 2024 में भी आया है गाइस। लोकसभा राज्यसभा, उसमें लिखा था कि राज्यसभा कैन रिजेक्ट द बिल, नहीं, गलत है, राज्यसभा रिजेक्ट कैसे कर देगा। व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड, और सही बात है, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। और सेम चीज़ तो आ गई नेक्स्ट ईयर भी इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा देर इज़ नो जॉइंट सिटिंग। अगर कोई डिसएग्रीमेंट है लोकसभा राज्यसभा के बीच में, देर इज़ नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल, जॉइंट सिट बिकम नेसेसरी। देखो ये अननेसेसरी बात बोलते हैं ना, बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल, तो ज़बरदस्ती है, नहीं। फाइनेंस बिल जो 1 होता है ना, उसके लिए जॉइंट सिटिंग आप नहीं कर सकते हो, फाइनेंस बिल 2 के लिए आप कर सकते हो, फाइनेंस बिल 1 के लिए तो फाइनेंस बिल 1 जो है वो मनी बिल की तरह ही लगभग ट्रीट होता है, थोड़ा ही अंतर होता है, वो सिमिलर होता है मनी बिल के जैसे, सिमिलर, कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस हो जाते हैं मनी बिल के अलावा, इसलिए वो फाइनेंस बिल 1 हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, नेसेसरी नहीं है। तो अब इसमें या तो ओनली 1 हो सकता है या ओनली 2 हो सकता है, मैं तो ओनली 2 मार दूंगा बी, कि फाइनेंस बिल भी राज्यसभा
फाइनेंस बिल में तो कुछ कर ही सकता है, जब मनी बिल ही तो पढ़ा है बस हमने कि मनी बिल में नहीं कर सकता, आर्टिकल 109 में बोलता है। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर बी मार दूंगा मैं। ठीक है गाइस, यूपीएससी ने शायद क्या दिया है मुझे याद नहीं है, आप एक बार देख लेना। वन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व। देखो दो चीज़ें, एक कम्युनिटी रिजर्व, एक कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है गाइस, ये दोनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर है, ध्यान रखना। कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता नहीं रहता है। ठीक है गाइस, इसका अगला स्टेटमेंट क्या है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है गाइस, सो हंटिंग क्या है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। ठीक है, हो सकता है कि वार्डन हो जाए गवर्निंग अथॉरिटी। हंटिंग इज़ नॉट अलाउड, देखो ये हो सकता है हंटिंग नॉट अलाउड हो। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर। अब देखो सॉफ्ट स्टेटमेंट ढूंढ रहा हूँ मैं सबसे, अब यहाँ एलिमिनेशन वर्क नहीं करता, स्टिल आदत तो वही है शॉर्ट स्टेटमेंट मतलब सॉफ्ट ढूंढने की, तो ये सही लग रहा है। देखो ऑल फोर नहीं होगा, चारों तो गलत तो होगा ही होगा ही। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। पर देखो ये बहुत ट्रेडिशनल में मान लो, ट्रेडिशनल में क्या झूमिंग होता है, मान लो झूम कल्टीवेशन जो होता है, पूरा जंगल जला देते हैं, बर्निंग करते हैं, स्लैश एंड बर्न। समझ रहे हो भाई, स्लैश एंड बर्न थोड़ी अलाउ करेंगे यार कि पूरा जंगल जला दो, फिर दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है गाइस, हंटिंग इज़ नॉट अलाउड। हंटिंग नॉट अलाउड, कुछ ऐसे जानवर होंगे जिनकी हंटिंग की जा सकती होगी। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बिकम्स द गवर्नर। देखो गाइस, अब ये दोनों क्वेश्चन डाउटफुल है, लेकिन देखो अब आपको ओनली वन भी नहीं होगा, एक तो सही है ही है, इन दोनों में से कोई एक और सही हो, मतलब 4 है तो मैं 2 मार दूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है तो ओनली 2 मार के आगे बढ़ जाऊँगा। समझ रहे गाइस, 4 में ओनली 2 चल जाएगा। तो यही यही तो है कैच। अब आपको एग्ज़ाम में समझ नहीं आ रहा है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, आप सोचेंगे कि यार लगता है कि यार कुछ टफ आ गया है, नया आ गया है, नहीं पढ़ा हमने, तो क्या करें इसका। समझ रहे हैं गाइस, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग होते हैं गाइस। और आपको क्या इसमें ऐसा नहीं कि आप चाहेंगे कि हाँ कि मतलब आपको एग्जैक्ट जो आपने पढ़ा है वही आता हो। देखो भाई, पूरा एक्ट नहीं पढ़ा जा सकता है, हर डिटेल आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में गैस करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता इन दोनों में से कौन सा सही है, हो सकता है कि आप ये सही हो, लेकिन डेफिनेटली देखो हंटिंग इज़ नॉट अलाउड, ये मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हंटिंग है, अब मान लो कोई चूहा को मार के खा रहा है, वो भी तो हंटिंग हुआ, वो तो अलाउ करोगे ही ना। चूहे तो मारे जा सकते हैं, ट्राइबल के राइट्स हो जाते हैं, कोई कोई मान लो सुअर को मार रहा है, पिग पिग वो सब तो अलाउ करेंगे ही ना गाइस, छोटी मोटी जो जो एक्सेस में जो बर्बाद करेंगे तो डेफिनेटली, या कोई जानवर इंसान के लिए खतरा, ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर हो रहा है, उसको तो अलाउ करेंगे ही ना। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट बोल देगी, हंटिंग अलाउड ही नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा इसमें, ओनली 2। ठीक है इधर देख लेना एक बार, 1 3 ही है। अब देखो, विद रेफरेंस टू शेड्यूल एरियाज इन इंडिया का द फॉलोइंग। ठीक है, विद इन अ स्टेट, ठीक है गाइस, विद इन अ स्टेट नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया ए शेड्यूल एरिया, उसको कौन डिफाइन करेगा बताइए गाइस। विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एरिया ए शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, पढ़ लिया। द लार्जर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इन डिस्ट्रिक्ट, अच्छा लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिस्ट्रिक्ट है, लोएस्ट जो है वो ब्लॉक है। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, लोएस्ट ब्लॉक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू होम मिनिस्ट्री। देखो यही एक गलत स्टेटमेंट पकड़नी है, देखो ऑल 3 होता नहीं है, ठीक है, नन होने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती है, तो आपको ओनली 1 ओनली 2 मारना है। ठीक है गाइस, अब ओनली 1 ओनली 2 में क्या करेंगे, अब देखो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर नहीं होगा, ये हो सकता है गवर्नर होगा, जो है ना वो गवर्नर को रिपोर्ट सबमिट करेगा, रिक्वायर्ड टू सबमिट रिपोर्ट टू गवर्नर, तो ये गलत हो गया। ठीक है,
अब ओनली थ्री, देखो ओनली थ्री होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कह रहा है शेड्यूल्ड एरियाज कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफर। और देखो ये स्टेटमेंट बहुत लाइट है कि नोटिफिकेशन इज थ्रू प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन कर सकता है। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज डिस्ट्रिक्ट एंड लोवेस्ट इज ब्लॉक। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बड़े लेवल पे हो जाएगा, लोवेस्ट लेवल ब्लॉक हो जाएगा। तो ये कोई ज़्यादा मतलब अजीब सा स्टेटमेंट नहीं बोला है कि लार्जेस्ट जो है वो एक स्टेट है, स्मॉलेस्ट एक ब्लॉक है, तो डाउट हो जाता है। इसलिए इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है। इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया held in some judgments that reservation policies under Article 16(4) of Constitution of India would be limited by Article 335 of maintenance of efficiency। ठीक है, आर्टिकल 335 कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म। देखो डिफाइंस, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिफाइन नहीं है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है एफिशिएंसी। देखो यही 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 ये स्टेटमेंट गलत हो गया, डिफाइन लिख दिया इसमें। लिख देता ना जस्ट कि आर्टिकल टू इंडिया मेंशन अबाउट द एफिशिएंसी, तब हो जाता। गेटिंग माई पॉइंट। ये डिफाइन लिख दिया, एफिशिएंसी को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। जायज़ जहाँ भी ये बोला जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन है, ये लिखा हुआ है, तो वो गलत होता है गाइस। ठीक है, तो ये गलत हो गया, इसका आंसर सीधे सी आ गया। और अब आपको पता लग गया आर्टिकल 345 में एफिशिएंसी होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए आप रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को लिमिट किया गया है। तो अब आप नेक्स्ट टाइम अगर 335 आएगा तो आप गलती नहीं करिएगा। 335 में एफिशिएंसी अब याद होना चाहिए। लोग पहली स्टेटमेंट में पढ़ के 10 मिनट 15 मिनट एग्ज़ाम में सोचते रहेंगे, दूसरा पढ़ेंगे ही नहीं। यार मुझे आ नहीं रहा, अरे दूसरा तो पढ़ो पहले, एक बार पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लो। ऐसे क्वेश्चन में तो हिंट मिल जाता है। दी गाइस हिस्ट्री बहुत टफ आने लगी है आजकल, लेकिन क्या कर सकते हैं, सबके लिए टफ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन धन्य कटका विच फ्लरिश्ड एज ए प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर महासंगिका में। देखो आपके पास 4 रीजन बुद्धिस्ट, चारों रीजन में आपको लगता है बहुत फ्लरिश किया था, कलिंगा में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एक ऑप्शन है इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं, कलिंगा। अब मगध में बुद्धिज़्म का था काफ़ी। ठीक है गाइस, और महासंगिका, लेकिन देखो महासंगिका जो है वो लेट आया है, शुरुआत का नहीं है, लेट बुद्धिज़्म है ये जिसको पता है। हाँ लेट, तो लेट मगध में तो अर्ली बुद्धिज़्म था, यहाँ से गलत हो जाएगा। गांधार में भी अर्ली बुद्धिज़्म था, लेट में तो साउथ में गया था बुद्धिज़्म। तो इसका आंसर ए मारा जा सकता है एज ए गैस, बट छोड़ भी सकते हो इसको। गेटिंग माई पॉइंट गाइस, तो इसको गेस कर सकते हो ए कि हाँ महासंघ का लेट बुद्धिज़्म है, और लेट बुद्धिज़्म में कलिंगा नहीं है। कलिंगा तो था ही नहीं ज़्यादा बुद्धिज़्म का, वो अशोका गया था वहाँ पर। और गंधार में अर्ली बुद्धिज़्म में बुद्धिज़्म की जो कौन सा जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो बहुत बीसी में फ्लरिश हुआ है यार। मगध में भी बीसी में ही था अशोका के टाइम में। गेटिंग माई पॉइंट गाइस, तो इससे यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व। वॉट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज़ बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। अच्छा, मतलब स्तूपा जो है वो बुद्धिस्ट का ओरिजिन है, मतलब उससे पहले स्तूपा कभी बना ही नहीं इंडिया में। अगर वेदा में उन्होंने ईंट का छोटा सा स्तूपा अगर बना दिया हो किसी ने, तो क्या मतलब वो, इसका तो सबूत भी नहीं है हमारे पास। ये कैसे कह सकते हैं बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, उससे पहले अगर कुछ हुआ तो ये लिखना चाहिए था ना इसको, एज पर दी सोर्सेस या एज पर दी आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन, ऐसा लगता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम ब्लंट बोल रहा है कि स्तूपा बुद्धिस्ट के टाइप का है, उससे पहले स्तूपा कोई बनाया ही नहीं होगा यार। ये तो मतलब मैं छूटते ही गलत करूँगा, बेशक एनसीईआरटी में लिखा होगा तो भी, और इसको फिर आरटी इस क्वेश्चन में चैलेंज करके वैसे करके गलत करवा दिया जाएगा। स्तूपा वाज जनरल रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, हाँ ये सही है, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा है। स्तूपा जो है वो रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स है। बुद्ध जो गौतम बुद्ध मरे थे उसके बाद उसकी जो उसके अंदर उनकी जो रेलिक्स थे उनको रखा गया था। स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्ध, ठीक है वोटिव है, कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर है। देखो यार मेंस में भी अगर स्तूपा के बारे में आएगा तो आप ये 2 लाइन लिख सकते हैं। देखो प्री से मेंस का आंसर निकलता है। अब स्तूपा के बारे में, स्तूपा वाज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, स्तूपा वाज वोटिव। अब स्तूपा, द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बिलीव टू बी, इज बिलीव दैट जनरली इट इज़ बुद्धिस्ट ओरिजिन, बिलीव माना जाता है, वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं स्तूपा वाज वो कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, अंडन वो सब पढ़ लीजिएगा, स्तूपा का स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है। ठीक है गाइज, यहाँ भी छतरी होती है, अंडा होता है, ये तो ये पढ़ लेंगे आप गाइज। ठीक है, इसका आंसर पहला गलत हो जाएगा, ओनली 2। आप याद रखिए जब 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है तो 1 2 3 ये कभी सही नहीं होगा, 1 2 3 गलत ही होगा 99% ऑफ द चांस में। तो 99% में आप मान सकते हैं कि काफ़ी अच्छा चांस है, एग्ज़ाम में यूज़ किया जा सकता है।
अब आपके पास देखिए 3 स्टेटमेंट वाले सवाल में अगर 1 2 3 करके दे रखा था तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं एक, नहीं तो ओनली आपके पास देखो 2 ऑप्शन, 50-50 प्रोबेबिलिटी हो गई है। 50-50 50% प्रोबेबिलिटी यार, अब तो गैस कर लो, इतना आसान कर दिया। विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कोरकाई पंपुहर मछुआरी, देखो ये है ना, ये CDS का क्वेश्चन है 2021 का। जिसने CDS के रिसेंट के पेपर लगाए हैं वो मार देगा। उसमें पंपुहर पूछा था शायद, ये पोर्ट्स है। ठीक है गाइस, ये चोरा चेला पांड्या के पोस्ट है पी, ये शायद कोरकई पांड्या का है, PK याद कर रखा मैंने। और मुजीरी चोला चेरा एक पुहर पुहर, ये याद कर लेना गाइस, देख लेना। कोरकई ये पक्का है, पांड्या का ही होता है। ठीक है, कावेरी पत्तनम है एक चोला का, चेराज चेराज का शायद मुचीरी है। सो आप याद कर लेना गाइस, ठीक है। ये फोर्ट्स हैं तीनों के, मैप में देख लेना। देखो वट्टा किरुतल, अब इनमें से कौन सी प्रैक्टिस है वट्टा किरुतल को? देखो किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडी गार्ड, अरे बॉडी गार्ड से क्या मतलब, मैन भी होंगे वुमेन भी होंगे, ऐसा तो ये फर्जी लग रहा है। लर्नेड पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस, देखो ये बुद्धा, ये उसके टाइम की बात है। ये जो लर्नेड पर्सन असेंबली करते थे ये अकबर के टाइम की बात है। अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में खानका बनाया था, खानका पढ़ा होगा आपने, तो ये खानका खानका की बात कर रहा है। खानका जो उसमें रिलीजियस फिलोसफी डिस्कशन होते थे, खानका बनाया था। तो ये तो गलत है, ये नहीं होगा, वट्टा किरुतल नहीं है, खानका है। यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड्स ड्राइविंग अवे, अरे यार ये बड़ा अजीब सी बात है। अ किंग डिफीटेड इन बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड, मैं देखो ये बहुत ही वेग सा लग रहा है, मतलब अजीब सा। समझ रहे, इसका आंसर या तो आप मार सकते हो ए, लेकिन ए भी नहीं होगा तो इसका आंसर डी होगा कि किंग जो है वो हारने के बाद रिचुअल कर रहा है सुसाइड के लिए, मास सुसाइड के लिए। तो डेफिनेटली इट वाज अ टफ क्वेश्चन, लेकिन गेस किया जा सकता था डी। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप छोड़ सकते थे। हाउ मेनी ऑफ डायनेस्टी स्टिल द किंगडम इन अर्ली 8th सेंचुरी, अर्ली 8th मतलब समझ रहे हो, अर्ली 8th में, 8th मतलब 700 से 725 तक, अर्ली 8th सेंचुरी। इसमें कौन सी, अब देखो यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा। यादवास आप एलिमिनेट कर सकते हो, यादवास खिलजी के टाइम पे थे, खिलजी ने मारा था, यानी कि 1200 के आसपास, 1200-1300 के आसपास था। यहाँ से आप ये एलिमिनेट कर सकते हो। आप ककातिया भी बाद के है, समझ रहे हो गाइस। तो अब ये क्वेश्चन टफ है हिस्ट्री का। अब इसमें देखो 4 है तो मैं ओनली 2 मार दूँगा, मतलब एज ए तुक्का, गलत भी हो सकता है। इसका आंसर UPSC ने नन दिया है, क्या दिया है UPSC ने मुझे नहीं पता, तो आप ये चेक कर लेना, शायद नन दिया है। तो मुझे आंसर याद हो गया, मैंने बहुत बार PYQ लगाए हैं, लेकिन मैं ओनली 2 मार के आया था शायद, कि मैंने देखा 4 है तो 2 से 4 में से 2 सही होते हैं जनरली। ठीक है, तो इसका आंसर नन है शायद, आप आंसर चेक कर लेना। मुझे आंसर्स याद हैं सबके, फिर भी एक बार आप कंफर्म कर लेना, ठीक है गाइस। तो होयसालाज ककतिया की वो लेडी थी, वो बाद की ही है। गढ़वालाज और होयसाला किंगडम भी लेट ही है, 1000 के बाद का ही है। ये गढ़ वाला का मुझे नहीं पता है, ओनली 1 तो मैं मारता ही मारता, नन तो किसी केस में मारता ही नहीं, लेकिन उन्होंने नन दिया है। अब इसको ओनली 4 भी तो लिख सकता था, लेकिन इसे जानबूझ के नन लिखा है। सो UPSC इज़ ऑल्सो गेटिंग स्मार्ट, ये ट्रिक्स को फेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कितना फेल करेगा, समझ रहे गाइस। विच ऑफ दी फॉलोइंग, अब देखो 46, मैंने इसमें भी बी मार दिया था बिना पढ़े, ये बी, ये भी एक गलत हो गया, एक सही हो गया। मुझे नहीं पता क्या है ये अजीब अजीब से, सूरी, नया चंद सूरी, सोमवत सूरी, देवी चंद्रगुप्तम। अब देवी चंद्रगुप्तम बिल्हान ने लिखी है, अब ये आपको देखना पड़ेगा। मिलिंद पानो नागार्जुन, देखो ये सही है, मिलिंद पानो नागार्जुन का ये सही है, ठीक है। तो ये इजी था। इसमें देखो 2 किताब आपने पढ़ी होगी, एक देवी चंद्रगुप्तम, एक मिलिंद पानो। तो देवी चंद्रगुप्तम जो है वो किसने लिखी है गाइस? देवी चंद्रगुप्तम लिखी है, किसने लिखी थी यार, बिल्हान ही था क्या? मुझे याद नहीं है गाइस, तो एक बार आप देख लेना किसने लिखी है, ठीक है गाइस। बिल्हान नहीं है, मगर कोई कल्हान नहीं, कल्हान भी नहीं है। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है?
नहीं पता गाइस, आप देख लेना एक बार। ठीक है, मिलिंद पानो तो नागार्जुन ने ही लिखी है। और नीति काव्य मित्र, ये भी नहीं, देखो ये तो नहीं, मैंने सुना ही नहीं कभी। ये दोनों तो मेरे लिए एकदम न्यू टर्म थी। मैंने मिलिंद पानो, क्योंकि मैं गाइस बता रहा हूँ, मेरे को हिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, मैं हिस्ट्री मेरे को इंटरेस्ट है, मैं काफ़ी पढ़ता हूँ हिस्ट्री। लेकिन ये जो है, ये नया चंद सूरी, ये शायद ये सूरी वूरी है ना, एक दो मैंने वो सुने हैं, जैन जैन के जो वो होते हैं ना, जैन फॉलोअर्स, तो उसमें मैंने सूरी वूरी सुने। लेकिन ये हमीरा महाकाव्य और नीति वाक्य नृत्य, ये दोनों मैंने नहीं सुने गाइस। तो ये क्वेश्चन एक टफ था, लेकिन मैं ओनली 2 मार के आया था, इसका आंसर भी ओनली 2 ही है। ठीक है, शायद मिलिंद पानो नागार्जुन नागसेन ऐसी कुछ है, नागार्जुन नागसेन सेम ही बंदे हैं, इसमें भी एक डाउट रहता है। ठीक है गाइस, तो देख लेना आप एक बार, सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएंगे कहीं से भी। ठीक है, इस टफ क्वेश्चन कहूँगा इसको मैं, बट वही ओनली 2 मार दिए, ये तो ब्लेसिंग हो गई यार मेरे लिए तो। मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए जो गैसिंग वर्क पे भी डिपेंडेंट होते हैं काफ़ी, तो ब्लेसिंग, ओनली 2 ओनली 2। अरे यार सब में ओनली 2 मार दो, 50-60% क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं बिना जाने, समझ रहे हो गाइस। और कट ऑफ तो 50% क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, तो कट ऑफ तो हमारी लेस देन 50% है, 75 नंबर ही है, हम तो 90 तक ले आएंगे। उसके बाद गाइस देखो, सोल्स सोल्स की बात हो रही है, एनिमल और प्लांट में भी सोल्स है, रॉक्स रनिंग वाटर सब में सोल्स है, तो कौन है? जेनिज्म। ये तो बहुत, ये देखो, ये कहूँगा इस पेपर का ईजीएस्ट क्वेश्चन था। सही गाइस, समझ रहे हो गाइस, ईजीएस्ट क्वेश्चन। क्योंकि सोल्स, जब तो जैनिज़्म जो होते हैं वो सारे वो बन गए थे, वो सब थे, क्या कहते हैं, जो ट्रेडर्स, क्योंकि वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे, एग्रीकल्चर में वो रॉक्स, वो सॉइल्स, उसमें भी वो सोल मानते, तो उनको हर्ट नहीं कर सकते, नॉन वेज नहीं खा सकते, तो इसलिए उनको ट्रेडर्स बनना बोले, तो इसलिए सब चीज़ में सोल्स मानते थे वो लोग। ठीक है, उसके बाद देखो विजयनगरम, विजयनगरम पैर देवर आया आंसर में है, तो कुछ मत पढ़ो, देवर आया मार लो। ठीक है, मतलब ये एक ट्रिक है कि देवर आया है या कृष्ण देवर आया है, KDR, इन दोनों में से कुछ ऑप्शन में है, देवर आया कृष्ण देवर आया, तो वो मार दो, सोचो मत। समझ रहे हो गाइस, वही होता है आंसर। अमंग दी फॉलोइंग विजयनगर रूलर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम, डैम बनाया किसने? तुंगभद्रा रिवर एंड अ कैनाल प्रोजेक्ट, देवर आया ने ही बनाया था। विरूपक्षा तो टेम्पल था यार, मल्लिकार्जुन तो सुना भी नहीं है, विरय विजय, देवर आया फेमस है, देवर आया ही देता है हर बार, अब हो सकता है अगली बार कुछ और दे दे, ध्यान रखना। अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्चुगीज़, देखो जब पोर्चुगीज़ गए तो किसने सरेंडर किया था? इसका आंसर बहादुर शाह है, बहादुर शाह सरेंडर ड्यू टू पोर्चुगीज़। सो गाइज ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये भी मैं कहूँगा टफ है, मतलब एग्ज़ाम देने में बैठे हैं जो उसमें, इवन जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं ना, वो भी डाउट, मेरे को मिले थे बाहर एग्ज़ाम देने के बाद हिस्ट्री ऑप्शनल वाले, वो उसका शायद मोहम्मद शाह बता रहे थे, इसका कुछ विरूपक्षा वीर विजय ऐसी कुछ बता रहे थे, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले गाइज। तो जब ऑप्शनल वाले नहीं कर पा रहे हैं तो हम तो क्या ही कर पाएंगे। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ, ये टफ है, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था, लीव करने वाला। ठीक है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लेकिन ये उसमें दे रखा है स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम में दे रखा है गाइस, और NCERT में भी मिल जाएगा आपको ये कहीं। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल, देखो बंगाल से इंडिया कब आया था? 33 में, जो विलियम बेंटिक बना था। अब ये क्वेश्चन ईजी था, ये है ना, ये तो आप कर सकते हैं, अगर इसको भी आप नहीं कर पाए तो मतलब फिर आपने नहीं पढ़ा है। तो इजी क्वेश्चन तो आपको सही करना ही है, इजी नहीं सही करोगे तो फिर कैसे होगा एग्ज़ाम में। और देखो ये फिर आ गया 51, समझ नहीं आ रहा है कौन सा सही है नहीं है क्या है, तो ओनली 2 मार दो, ये गाइस लास्ट ऑप्शन है जब आपको नहीं आता है। और देखो जननी सुरक्षा योजना, इट इज़, देखो यूपीएससी ने 2024 में ये कम दे दिए, यूपीएससी समझ आ गया बच्चे ओनली टू मार रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ओनली 2 होता है। यूपीएससी ने सोचा कि हाँ एक फर्स्ट टाइम सरप्राइज़ मिल गया, तो उनको नहीं पता था ओनली 2 मारेंगे, हम जैसे लोगों ने मार लिया। जो इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस, देखो जननी सुरक्षा है, जननी, इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट, नियोनेटल, इट एम्स टू प्रमोट, देखो
कैच कर, जो कैच वर्ड है ना उसमें मैं अंडरलाइन मार रहा हूँ। ये सेफ मदरहुड इंटरनेशनल ऑफ ये बहुत ईजी, मतलब ये सॉफ्ट स्टेटमेंट लग रहा है एकदम। इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, देखो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में पुअर, हाँ ये पुअर को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी देनी है, हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी करानी, तो ये तो सही होगा ही होगा। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। देखो सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज, हो सकता है 6 मंथ्स हो सकता है 2 ईयर्स ऑफ एज हो। फैक्ट है ना, इजीली चेंज कर सकता है यूपीएससी, और फैक्ट्स यूपीएससी जनरली गलत चेंज करता है, चेंज करके उसको गलत कर देता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और जननी सुरक्षा है, इन्फेंट्स कुछ डाउटफुल हो सकता है, ये पॉजिटिव है, प्लस पॉजिटिव। ठीक है गाइस, तो ये सही है। तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा तो ये सही कर लेते हैं और ओनली टू पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप एग्जैक्ट देख लेना कौन सा सही है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये फिर इतना बड़ा आ गया और घबरा जाएंगे आप कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए आप सॉफ्ट स्टेटमेंट देखिए और पॉजिटिव स्टेटमेंट देखिए। एनीमिया मुक्त, एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब एनीमिया की कोई सी हीमोग्लोबिन वाली दवा होती है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स प्रोफाइटिक कैल्शियम, देखो कैल्शियम, कैल्शियम और एनीमिया का कोई रिलेशन है? कैल्शियम तो यार बोन के लिए होता है, रिकेट्स वगैरह, रिकेट्स लिखा होता कुछ, मतलब ऐसा कुछ विटामिन डी टाइप समथिंग, कुछ बोन बोन की प्रॉब्लम लिखी होती, तो ये तो गलत हो गया सीधे। ठीक है, अब ओनली 2 मार सकता हूँ इसमें, लेकिन पढ़ते फिर भी पढ़ लेता हूँ। अगर तीनों सॉफ्ट स्टेटमेंट, इसमें सॉफ्ट नहीं थी, ये सॉफ्ट नहीं थी। ये न्यूनेटल क्या है भाई? न्यूनेटल मोर्टेलिटी प्रेग्नेंट वुमेन में है भाई स्टेटस, तो इसलिए मैंने ओनली 2 मार दिया। इसमें भी ओनली 2 मार दूंगा अगर तीनों सॉफ्ट नहीं होगा, कुछ अजीब सा नहीं। इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, देखो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग बोल रहा है, हाँ हो सकता है चाइल्ड के लिए कुछ करते होंगे। पीरियोडिक डी वार्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, अच्छा पीरियोडिक रेगुलर चेकअप कुछ बोल रहा है, ये भी कर सकते हैं। डी वार्मिंग मतलब वॉर्म्स निकालना कुछ पेट वेट से, ये मतलब ईजी लग रहा है ये भी। उसके बाद इट एड्रेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया एंड नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज मतलब खाने की वजह से ऑफ होमोग्लोबिन, हीमियोग्लोबिन की बात हो गई, फिर फ्लोरोसिस कुछ, तो ये भी सही लग रहा है, मतलब तीनों सही लग रहा है। ओनली 3, ओनली 2 हमेशा नहीं मारना है, जब आपको लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा। आप देखो कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट यूज इन कार्बन फाइबर, एक भी कंपोनेंट ऑटोमोबाइल का या एयरक्राफ्ट में और ऑटोमोबाइल में हज़ारों कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, किसी में भी अगर कार्बन फाइबर लग गया, यूपीएससी को नहीं पता किसी में लग गया, तो वो स्टेटमेंट फिर ये सही हो जाएगा, ये काट नहीं पाएगा। तो ये 100% सही स्टेटमेंट है। वंस यूज्ड कार्बन फाइबर वंस यूज कैन नॉट, देखो नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव किसी नई चीज़ है कार्बन फाइबर, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है कार्बन फाइबर, अब ये नई चीज़ है और इसको आप कैन नॉट भी रिसाइकल, अरे यार ये तो 100% गलत हो गया। अब आपको कार्बन फाइबर के बारे में कुछ नहीं भी पता ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब देखो अजीब अजीब सा लग रहा है कुछ, डिटेक्शन ऑफ कार और क्रैश विच रिजल्ट इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग्स, अच्छा कार क्रैश होगा तो एयर बैग्स आ जाएगा, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप्स ग्राउंड विच रिजल्ट इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ हार्ड ड्राइव, ये भी कुछ लग रहा है ना। ये कह रहा है इन हाउ मेनी ऑफ दी अबव एसिलरोमीटर की ज़रूरत है। अच्छा इसकी एप्लीकेशन डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन रोटेशन ऑफ डिस्प्ले, मतलब देख रहे हो तीनों एक लग रहा है, कुछ डिटेक्शन कर रहा है। एकदम सडन कार क्रैश हो रहा है तो एयर बैग निकालना है, इसमें हमें क्या करना है, इमीडिएट टर्निंग ऑफ हार्ड ड्राइव को टर्न ऑफ करना है कि वो बच जाए। उसके बाद स्मार्टफोन की टिल्ट को करना है, तो कुछ एसिलोमीटर होता होगा तीनों में यूज़। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एप्लीकेशन में तीनों सही होते हैं, नहीं पता मुझे यूज़ होता है कि नहीं, बट सही होंगे। आप चेक कर लेना इसका आंसर यूपीएससी की साइट पे जाके आंसर की डाउनलोड करके, डेफिनेटली इसका आंसर सी होगा। अब देखो विद रेफरेंस टू बायो फिल्टर्स, फिल्टर करना है हमें कोई चीज़ को, वो भी बायो मतलब कुछ ऑर्गेनिक का यूज़ करके, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड, मतलब जो फिश फीड है ना एक्वेरियम में कर रहे हैं हम एक्वाकल्चर, ठीक है गाइस, उसमें अनईटन जो पार्ट है उसको ख़राब हो जाएगा उसको निकाल देंगे, ठीक है। बायोफिल्टर कन्वर्ट, अब फिल्टर्स किसी चीज़ को कन्वर्ट थोड़ी करते हैं यार। बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फेट, बायोफिल्टर क्या है, फॉस्फेट को बढ़ा देंगे, अजीब अजीब सी बातें कर रहा है कुछ। लेकिन फिर देखो नन होगा नहीं, ओनली 3 होगा नहीं, नन हो सकता है
लेकिन मैं नहीं मानता। एक अरे आपने क्वेश्चन बनाया, एक आध तो सही दोगे, और वो भी एप्लीकेशन बेस्ड है, इसमें तो तीनों सही होते हैं। लेकिन अब फ़िल्टर करना है किसी चीज़ को, कह रहा है फ़िल्टर फॉस्फोरस बढ़ा देगा एज ए न्यूट्रिएंट। अरे यार फ़िल्टर फॉस्फोरस कैसे बढ़ाएगा, वो भी बायो फ़िल्टर है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कन्वर्ट्स अमोनिया को नाइट्रेट में, देखो ये भी टफ है, अजीब सा। मैं तो ओनली ए मार दूंगा इसका, लेकिन इसका आंसर बी है। ठीक है, इसका आंसर बी है, तो ये पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। कन्वर्ट फिर भी सही लग रहा है, इंक्रीज़ तो करेगा ही नहीं यार, बायो फ़िल्टर फॉस्फोरस कर देगा क्या? मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मैं ऐसा सोचूंगा एग्ज़ाम में। मैं आपको यहाँ सही गलत नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्या सोचना है। देखो अब इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ योर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखो ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी करते हैं ना इंटरचेंज टाइप का, कि इंटरचेंज वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपको जब नहीं पता है कोई चीज़, तो आप है ना दो इंटरचेंज करके पढ़ के देखो, अगर वो सही लग रहा है। जैसे देखो नेबुला, नेबुला क्या होता है, जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट। नेबुला पढ़ा है, नेबुला मैंने पढ़ा है ज्योग्राफी में, सबसे पहले यही पढ़ता हूँ। वो क्लाउड ऑफ डस्ट, जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट, ये है। इससे पता लग गया ये है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। एक तो सही देगा ही ना, ओनली वन मार दूँगा। फिर नन भी प्रोबेबिलिटी होते हैं, वही पढ़ लेते हैं, पल्सर न्यूट्रॉन स्टार्स, हाँ पल्सर स्टार्स होते हैं कुछ, दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल। तो ये हो सकता है, समझ रहे हो गाइस? तो एक तो सही होगा ही होगा। ये इसने क्या किया, इनको इंटरचेंज कर दिया, स्टार्स विच ब्राइटन एंड डिम प्रोडिकली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन, मतलब किसका खुद का सैटेलाइट नेविगेशन है। देखो ये आपको नहीं पता, लेकिन आप गैस कर सकते हो। जो इसराइल का कोई ऐसा स्पेस प्रोग्राम सुना है कि इसराइल सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, वो यूएस पे डिपेंडेंट है। कनाडा की भी स्पेस एजेंसी है, लेकिन कनाडा भी यूएस पे बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंडेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया जो है जाक्सा, जाक्सा आपने न्यूज़ में बहुत पढ़ा होगा। ऑस्ट्रेलिया का भी स्पेस इतना नहीं सुना है, जाक्सा बहुत पढ़ा है। और जापान टेक्नोलॉजी में आगे रहता ही है। और जापान ऑस्ट्रेलिया में मुझे मारना होगा किसका होगा, तो जापान मारूंगा मैं। जापान का भाई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, सब है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। समझ रहे गाइस? तो ऐसे किया जा सकता है एग्ज़ाम में। और देखो ये बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रह्मोस न्यूज़ में भी था। देखो बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट, व्हाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द नीचे। देखो इसको उल्टा करके देखो, क्रूज मिसाइल्स आर जेट प्रोपल्ड थ्रू आउट द फ्लाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स आर रॉकेट ओनली इन इनिशियल फेज। अब देखो बैलिस्टिक इनिशियल फेज है, सही है, और ये तो पढ़ते भी हैं, ये स्टैटिक कंसेप्ट है यार, स्टैटिक कंसेप्ट है। देखो यूपीएससी ने फिर इसमें इंटरचेंज कर दिया। देख रहे हो गाइस, इंटरचेंज वाला कंसेप्ट लग गया है यहाँ पर। ट्रिक्स हैं इंटरचेंज, सम वाला, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो गलत होती है। एप्लीकेशन बेस्ड, इसमें एक आध एप्लीकेशन अलग करने लगा यूपीएससी, पहले सब सही देता था। तो ये ट्रिक्स होती है गाइस, प्रैक्टिस से आती है। पता ही है क्रूज़ मिसाइल जो होती है वो पूरे में जेट प्रोपल्ड होती है। क्रूज़ मिसाइल्स में हम रैम जेट या स्क्रैम जेट यूज़ करते हैं, समझ रहे गाइस? लेकिन उसमें नहीं। अगला करते हैं, अग्नि 5 इज़ ए मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। वही देखो इसमें भी लग रहा है अग्नि 5 इज़ ए सॉलिड फ्यूल इंटरकॉम। 5 है यार, 5वीं स्टेज आई है, तो कुछ इंटरकॉम बढ़ा होगा ना। और देखो ब्रह्मोस सबने पढ़ा है क्रूज़ होता है, ब्रह्मोस मुझे भी पता है क्रूज़ मिसाइल है और सुपरसोनिक है। इसमें भी इसने इंटरचेंज किया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इस डी। सो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं फिर। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग मरकरी पॉल्यूशन। ठीक है, अब मरकरी पॉल्यूशन के बारे में बता रहे, कह रहे गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज ए सोर्स। ठीक है, गोल्ड से तो गोल्ड माइनिंग में मरकरी का यूज़ करते हैं गोल्ड को सेपरेट करने के लिए, तो 100% सही है। लेकिन फिर भी इज़ ए सोर्स, और सोर्स इतना सा भी मरकरी इतना सा भी मरकरी निकल गया तो समझ लो वो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मरकरी पॉल्यूशन, सही है, ये तो होते ही। कोल बेस्ड थर्मल प्लांट सबसे मैक्सिमम सोर्स होता है मरकरी का। ठीक है, 1-2 सही है। देयर इज़ नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोर्ट। अरे ऐसे कैसे सेफ लेवल नहीं है, कुछ तो होगा ना, नहीं तो फिर तो आदमी मरकरी से, हाँ मरकरी थोड़ा सा भी ले लोगे आप तो ब्रेन डेड हो जाएगा। लेकिन कुछ तो लिमिट होगी, 0.001 माइक्रोग्राम
तभी तो यूज़ हो रहा है। अगर कोई सेफ़ लेवल नहीं है कि मतलब एक डॉट भी इतना सा भी मरकरी आया आदमी मर जाएगा, तो फिर तो ये सब एक्टिविटी सब बंद हो जाएगी। फिर तो न्यूक्लियर की तरह होगा एकदम ये सारा प्रोग्राम। ये न्यूक्लियर में होता है ना, तो कोई से भाई बहुत सेफ्टी रखी जाएगी, इनमें बहुत सेफ्टी रखी जाएगी। पावर प्लांट देख रहे हो ऐसे ही बन जाता है, कोयला ऐसे ही निकलता है, रेलवे से जा रहा है, वहाँ से मरकरी निकल के किसी मर गए लोग। तो ये तो एकदम सरासर गलत हो गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। समझ लो गाइस, इजी स्टेटमेंट। देखो विच ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहा है। अब देखो जो पॉजिटिव होगा उसको रखना है, जो नेगेटिव है उसको हटा देंगे। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज ए फ्यूल। इट कैन बी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाए, नासा ने बना दे, सही हो सकता है। आज नहीं तो कल भी बना देगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर मान ले आज से 200 साल बाद भी डिस्कवरी हो गई ऐसी, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो कैन बोल रहा है, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस, कैन बी, और यूज एज फ्यूल फॉर हीट, कैन बी। इट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में तो यूज़ होता ही है भाई। तो ये तीनों कैन भी लिख दिया, तीनों सही है। समझ रहे हो गाइस, ये इजी क्वेश्चन है। देखो यूक्रेन, यूक्रेन कितना न्यूज़ में है, यूक्रेन की बॉर्डर कंट्री पूछ ली। अब एक रोमानिया सबको पता है। अरे आपने ब्लैक सी पढ़ा है ना, ब्लैक सी, ब्लैक सी में क्या होता है, बर्गर टी, बर्गर टी। अब इसमें देखो बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया। देखो रोमानिया ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज है, रोमानिया, तो रोमानिया तो होगा ही आंसर। बुल्गारिया ये ब्लैक सी में, और यूक्रेन भी ब्लैक सी में, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ रहे गाइस, तो ये दो ही हैं, बाकी चेक रिपब्लिक बहुत दूर है। लाटविया लिथुनिया बाल्टिक कंट्री है, ये नहीं आएगा। लाटविया लिथुनिया 3 कंट्री है ना वो, तो ये भी नहीं आएगा गाइस। तो इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा। ये बर्गर, जिसने ब्लैक सी पढ़ा है ना वो कर देगा इसको। हंगरी ये सब दूर है, पोलैंड होता तो आंसर हो जाता, न्यूज़ में भी काफ़ी था। चलो गाइस, अब मैं यहीं पॉज कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे आगे बाकी क्वेश्चंस। 3 पार्ट में कवर कर देंगे इस पूरे पेपर को।